गुड मॉर्निंग। आपको हम काफी कुछ है आज बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कल की जो फॉल आई 17,500 की तरफ निफ्टी गया और हमने काफी डेटा निकाला तो मालूम चला कि मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में तो एक स्टेल्थ बेयर मार्केट काफी टाइम से चल रहा है जो गहरा रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 60% स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के नीचे हैं, मिड कैप में आधे % BSE 200 जो थोड़ी सी मिक्स्ड बड़ी कंपनियों की लिस्ट है वहां भी करीब करीब आधे। ये जो चिंताएं सता रही हैं बाजार में, आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? और रिटेल इन्वेस्टर काफी ज्यादा चिंतित हो गया, उनको आप क्या व्यू देंगे इस समय? कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को? मॉर्निंग अजय जी। दो चीजें हैं एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है ये शायद रिटेल के पोर्टफोलियोज में ज्यादा गहराई ऐसे दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं आई थिंक काफी स्टॉक्स इन द ब्रॉडर स्पेक्ट्रम अच्छा खासा प्राइस करेक्शन में है पिछले कई तिमाहियों से, और लग रहा है कि लुकिंग एट हाउ द मैक्रोज आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिकली ग्लोबल मैक्रोज, शायद ये साइड वाइज या टाइम वाइज करेक्शन ब्रॉडर मार्केट्स में बरकरार रहे। दो चीजें हो रही है। एक, आई थिंक ऑन दी ओनिल लेंस वी ऑलवेज ट्राई टू लुक एंड गेज कि कौन सा सेक्टर लीडरशिप पोजीशन लेने की इच्छा रखता है। ऐसे लग रहा है कि आईटी सेक्टर इज प्रोबेबली ट्राइंग टू टेक द लीडरशिप पोजीशन, बट कल के फॉल के बाद ऐसे वापस लग रहा है कि वापस वो साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में निकल जाएगा। तो जहां पे अर्निंग स्टेबिलिटी कंटिन्यू होगी, शायद एक या दो ही सेक्टर वो अभी तक लग रहे हैं जहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सकती है। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स एंड अ लॉट ऑफ people would have spoken about these sectors, capital goods और infrastructure, क्योंकि ये दो सेक्टर्स में जो अर्निंग्स मोमेंटम है ये शायद बरकरार है। बट यू कैन नॉट टेक द पेन अवे। जो ब्रॉडर मार्केट्स में एक पेन है, हल्की सी रिकवरी लगी थी पिछले कुछ हफ्तों में, बट विद द फॉल दैट वी प्रोबेबली सीन कल कुछ दिनों में शायद ये पेन परसिस्ट हो। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स को आई थिंक दो चीज ध्यान में रखनी चाहिए अजय जी। पहली चीज आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आउट ऑफ द एंटायर रोरिंग बुल मार्केट जो कोविड काल में हमने देखा था, एक कंसोलिडेशन फेज से मार्केट जाएगा। दिस ईयर प्रोबेबली विल बी अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन जहां पे पेशेंस टेस्ट होगा। दूसरा, आई थिंक जो दूसरे एसेट क्लासेस है दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ अ रिटर्न प्रोफाइल, अगर हम बॉन्ड यील्ड्स की बात करें जस्ट एज एन एग्जांपल, या जो अन्य फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पे इंक्लूडिंग अ फिक्स्ड डिपॉजिट जहां पे ब्याज दरें बढ़ी जा रही हैं, थोड़ा एक स्टेबिलिटी देती है इन टर्म्स ऑफ शॉर्टी ऑफ रिटर्न्स। तो आई थिंक ये साल थोड़ा टफ हो सकता है, बट फॉर जेन्युइन मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत अच्छा मौका होगा। तीसरा, आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज जो हम ओनिल लेंस से हमेशा ट्रैक करते हैं, पिछले कई दिनों से ये जो फॉल आ रहा है ये काफी लो वॉल्यूम से आ रहा है। तो हमारा मानना हमेशा ये रहता है कि अगर फॉल हेवी वॉल्यूम से आए तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में जरूर दिक्कतें हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉल अगर आप वॉल्यूम्स मैप करें, इनफैक्ट वी कम आउट विद द रिपोर्ट डे बिफोर यस्टरडे, पिछले 10 दिन का और पिछले महीनों भर का आई थिंक जो हमने वॉल्यूम्स ट्रैक किए हैं इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे और अदर सेक्टोरल इंडेक्सेस पे, बहुत कम वॉल्यूम से कंपेयर टू व्हाट वी प्रॉब्ली सीन इन द लास्ट 6 मंथ्स। तो थोड़ा एक विश्वास देता है कि मार्केट शायद एक टाइम वाइज करेक्शन में निकल जाए, कंसोलिडेशन की फॉर्म। बट रिटेल इन्वेस्टर्स अगर पेशेंस रखे तो मुझे लगता है कि अगले 1 से 2 साल में आफ्टर दिस कपल ऑफ क्वार्टर, 3 क्वार्टर खत्म हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे अगले 2 से 3। इनफैक्ट मयूरेश, मैं आपके पास वापस आता हूं। एक और बहुत बड़े वर्ल्ड बैंक की कल कमेंट्री आई और मुझे इस बात पे सोचने को मजबूर किया। वर्ल्ड बैंक की कमेंट्री तो इतना ज्यादा पॉजिटिव बोल रहे हैं कि 8% ग्रोथ भी इंडिया में पॉसिबल है। कल ही परसों हमने देखा था, कौन बोल रहा था, नूरियल रुबीनी कह रहे हैं हमारी जो कमेंट्री, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है वो 6% से बहुत ज्यादा है, 7 से 8 अगर। तो मैं ये सोचने में मजबूर हुआ कि मैंने बहुत लंबे समय में ऐसा कोई बाजार का फेज नहीं देखा जहां पे नियर टर्म 3 से 6 महीने बहुत ही चैलेंजिंग है। जियोपॉलिटिकल मामला, रेट्स पिक आउट होने का कोई साइन नहीं दिख रहा है, एक संदेह है क्वालिटी ऑफ मॉनसून पे, अर्निंग्स में प्रेशर, डिमांड का स्लो डाउन की आहट आ रही है। तो 3 से 6 महीने इतने चैलेंजिंग और 3 से 6 साल का अगर हम व्यू लें तो इतने प्रॉमिसिंग। तो इन्वेस्टर ट्रेडर्स को उसी बिहाफ से चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो चैलेंजिंग में कैसा बिहेव करें, अगर 3 से 6 साल का व्यू है तो कैसे बिहेव करें। तो ये मौका मिस नहीं करना चाहिए जो करेक्शन का आ रहा है पोर्टफोलियो बिल्डिंग में। नरेश? एब्सोल्युटली अजय, एंड एब्सोल्युटली सब्सक्राइब विद यू। और इसलिए मैं मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में यही कह रहा था कि अगले कुछ महीने चैलेंजिंग हो सकते हैं फॉर ऑल दीज फैक्टर्स दैट यू मेंशन्ड।
बट मौके भी आएंगे एंड सम ऑफ द सेक्टर्स विल टेक लीडरशिप पोजीशन। जैसे फाइनेंशियल्स वहां वापस लीडरशिप पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट फेज है अगले 2 से 3 तिमाहियों में, जहां पे एसेट लायबिलिटी की जो एक एडजस्टमेंट होनी चाहिए, डिपॉजिट रेट्स ऊपर जाएंगे, लेंडिंग रेट्स को थोड़ा कैलिब्रेट करना पड़ेगा, निम्स जो है वहां पे स्टेबल होते जाएंगे, बट बैलेंस शीट्स हैव बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। जो अर्निंग्स ग्रोथ हम सिलेक्ट पॉकेट्स में अभी देख रहे हैं, वहां पे एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आने की पूरी आसार है। गवर्नमेंट केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स इज इंप्रूविंग, टैक्स कलेक्शंस हैव रिमेन्ड वेरी वेरी रोबस्ट एंड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू कूल डाउन। तो अगर आप ये समीकरण करें पूरी चीजों का, तो अगले 1 से 2 क्वार्टर के बाद मुझे लगता है थिंक सेकंड हाफ में अर्नेस्ट में अर्निंग्स रिकवरी स्टार्ट होनी चाहिए। और मेरा हमेशा ये मानना रहा है, हमारी यूएस टीम का ये मानना है कि जो S&P की अर्निंग्स होंगी दैट शुड स्टार्ट डिटोरेटिंग और बॉटमिंग आउट एक प्रोसेस इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। वहां पे थोड़ा एक चैलेंज रहेगा अगले 4 से 6 तिमाहियों में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक टर्मिनल रेट शुड ऑल्सो प्रॉब्ली कम थ्रू इन द नेक्स्ट 3 to 4 months. Europe still remains in a very very strong position at this point of time. And going forward, I think जो प्लेसमेंट है इंडिया की बेस्ड ऑन दीज मैक्रो फैक्टर्स बहुत जबरदस्त है। तो मुझे लगता है आई थिंक अगले 2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग हो सकते हैं फॉर एवरी मार्केट इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा मार्केट, बट नए लीडरशिप सेक्टर्स और स्टॉक्स जो उभर के आएंगे, व्हाट वी प्रोबब्ली ट्रैक ऑन द ओनिल लेंस, आई थिंक दैट बुल मार्केट विल टेक अस लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ अदर्स। तो मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है कि अगले 4 से 5 साल, ये डिकेड और ये सेंचुरी पूरी इंडिया के लिए है। तो आई थिंक इंडिया में फेथ रखे। ये जो चैलेंजिंग फेज आएगा, इसमें जब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, यू गेट इनटू द मार्केट एंड स्टे पुट इन द सेंस आप बने रहे एंड देन राइड द रिटर्न्स दैट द मार्केट्स। एक बार मयूरेश आपसे रिकमेंडेशन चाहते हैं, डिलीवरी आपकी लिस्ट में है, आप बाय करेंगे यहाँ पे इस लेवल पर? नहीं मुझे आई थिंक काफी कुछ पेन से गया है स्टॉक, अर्निंग्स में डिटोरेशन देखा है, मैनेजमेंट इज नॉट क्लियर कि प्रॉफिटेबिलिटी की जो एक सस्टेनेबिलिटी है ये किस तिमाही में वापस आएगी, वो अगली तिमाही है, नेक्स्ट तिमाही है। जो एक हम स्लम देख रहे हैं ग्लोबल मैक्रोस के वजह से, इस पे थोड़ा इम्पैक्ट या प्रभाव डेफिनेटली आएगा लॉजिस्टिक कंपनीज पे। डिलीवरी हैज प्रोबेबली बीन हिट द मोस्ट व्हेन इट कम्स टू अर्निंग्स। तो नहीं, एटलीस्ट फ्रॉम दिस स्पेस डिलीवरी पे अभी कोई राय नहीं है। आई थिंक we believe there are better stocks in the capital goods stock infrastructure space. मयूरेश, ऑटोपैक लगातार अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है और बड़े रीजंस भी हैं। यहाँ कैपेक्स हो, बड़े बड़े फंड्स इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। टाटा मोटर्स को तो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। आपको याद होगा टीवीएस मोटर में भी पिछले हफ्ते खबर आई थी, वहां भी एक बड़ा फंड आ सकता है। इस पूरी बास्केट में अगर हम ब्रेक डाउन करके कमर्शियल व्हीकल को, 2 व्हीलर को और पैसेंजर व्हीकल की बात करें, तो कौन सी बेट सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त दिख रही है? क्या ये सेक्टर पूरा ही तीनों स्पेसेस से कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल होंगे इस पूरे साल, या आपको लगता है कि आउट परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि 2 व्हीलर ज्यादा चले नहीं थे, वहां से बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है? क्योंकि आप बाजार को देखें तो बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये भी कभी भी नहीं हो रहे हैं। मयूरेश, डिड यू हियर माय क्वेश्चन? Sorry. No problem. अच्छा मयूरेश, आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन पाए थे? ओके, नो प्रॉब्लम। आई वाज सेइंग कि ऑटो पैक को आप कैसे इस वक्त स्प्लिट करके देखेंगे? क्या 3 बकेट्स में से जो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और 2 व्हीलर स्पेस, इन पर एक अलग अलग व्यू रखना होगा, या पूरा पैक जैसे अभी तक बाजार में वीकनेस होने के बाद भी डिस्पाइट द वीकनेस ये पैक वीक नहीं हो रहा? और रीजन फंडामेंटल कितने सारे हैं। टाटा मोटर्स को भी हम डिस्कस कर रहे थे, बड़े फंड्स, सवर्न फर्म्स इसमें इंटरेस्टेड है, डेट को रिस्ट्रक्चर लगातार ग्रुप्स कर रहे हैं और डिमांड तो बहुत स्ट्रांग है इस पूरे स्पेस में। टॉप बेट्स क्या होंगी आपकी? नहीं, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक डिमांड प्रॉब्लम रिमेन्स एक्सट्रीमली स्ट्रांग। जितने भी इश्यूज है सेमीकंडक्टर से लेके इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन तक, जहां पे इनको प्राइस इंक्रीजेस लेनी पड़ी, द वर्स्ट इज प्रोबेबली बिहाइंड अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल्स, जो आप देख रहे हैं नए नए मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने वो टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट काफी तगड़ी है। जो इन्वेस्टमेंट से कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पार्ट, वहां पे भी आई थिंक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स होगी है। मॉडल शुड स्टार्ट रोलिंग आउट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो हमें लगता है आई थिंक इंडिविजुअली ईच बकेट में जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, जहाँ पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अभी भी मेंटेन्ड है और हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड, M&M probably looks very strongly placed ओनिल लेंस के ऊपर when it comes to passenger vehicles. यहाँ पे थोड़ा ट्रैक्टर्स का भी तड़का है, जहाँ पे आनंद महिंद्रा साहब खुद कहते हैं कि शायद एक रिकवरी देखने मिलेगी अगले कुछ तिमाहियों तक। एमिशन नॉर्म्स भी आ रहे हैं जो शायद प्री बाइंग को सपोर्ट करे फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के लिए। 2 व्हीलर में आई थिंक टीवीएस मोटर्स हैज रिमेन्ड
वेरी वेरी रेजिलियंट। जो नई ईवी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, जो एग्जिस्टिंग सेल्स चल रही है, जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है 10% के आसपास, यहाँ पे आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम शायद बरकरार रहे। एंड विद इन द कमर्शियल व्हीकल पार्ट थोड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्टअप होनी चाहिए इन स्टॉक्स लाइक अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स भी इसमें शामिल होता है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, जनरली आई थिंक जो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग हो रही है, वेयर हाउसेस से लेके कोल्ड स्टोरेजेस तक, एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस कनेक्टिविटी दैट वी आर प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू सी विद मोर कॉरिडोर्स कमिंग थ्रू, ये दोनों स्टॉक्स को फोकस में रह सकते हैं। बट ऑटो एंसिलरीज को भी ध्यान में रखें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्पेस इंटरेस्टिंग है, बट थोड़े सिलेक्टिव रहना चाहिए पूरी स्पेस। मयूरेश, न्यू एज स्टॉक पे क्या व्यू बनाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीबी फिनटेक जैसे स्टॉक्स, डिलीवरीज जैसे स्टॉक्स, और इनफैक्ट नंबर्स के बाद पेटीएम में भी थोड़ा सा एक इंटरेस्ट तो दिखा था। जोमैटो को तो खैर इस टाइम काउंट करना, थोड़ा सा एडजस्टेड व्यू के साथ काउंट करना होगा, लेकिन डिलीवरी या पीबी फिनटेक, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? Still, we are seeing it's a neutral call, Priyanka ji. And you're absolutely right. I think Zomato जैसे stocks के लिए जो एक adjusted term use किया है, काफी memes बनी है इसके लिए मार्केट में। But generally अगर आप देखें ये सारे new age stocks के लिए जितनी financial performance रही है, you have to see stability in earnings come through consistently for at least 2 to 3 quarters. और जब तक ये consistency नहीं आती, आप भले कुछ भी कहें कि I think gross order value इतने percentage से grow हो रही है, but somewhere I think that entire operating leverage gets played through in terms of EBITDA and bottom line. So I think ये कंपनीज को मापने के लिए I think cash flows बहुत important होंगे, because they are very very cash heavy या cash burn businesses when it comes to running their operations in general. Cash flow yield या free cash flows बहुत sticky रहते हैं सारी कंपनीज के लिए, और इसीलिए ये पैरामीटर पे जब आप वैल्यू करते हो कंपनीज कंपेयर टू दी अदर स्पेसेस, कहीं ना कहीं आई थिंक लगता है कि स्टॉक्स में जितनी एक री रेटिंग की संभावना है, इवन इफ दे हैव करेक्टेड सिग्निफिकेंटली, मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा। तो हमारा कॉल अभी भी न्यूट्रल रहेगा इस सारे कंपनीज।